हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग वही वेक्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो पिछला वीडियो था उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ बाकी रह गया था एडिशन में। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जान लेना ज़रूरी, भाई क्यों छोड़ा जाए इसको। तो जो पहला हेडिंग है वो ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टी वो फॉलो करता है वो देख लीजिए। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है कौन सा, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये सब तुम लोग मैथ्स में पढ़ा होगा बचपन में कि कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब पढ़ा होगा। तो जो वेक्टर एडिशन हो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कहने का मतलब ए वेक्टर जैसे होता क्या है, 2+3 जोड़ो या 3+2 जोड़ो, रिजल्ट क्या आ रहा, 5। तो वही बात यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो चाहे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। उसके बाद वेक्टर लॉ एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर अपने पास 3 वेक्टर है और 2 वेक्टर को एट अ टाइम हम डील कर रहे हैं और तीसरे को लास्ट में डील कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा हर बार सेम आएगा। कहने का क्या मतलब, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, हम पहले बी और सी वेक्टर को जोड़े, कुछ रिजल्ट आया, उसके बाद उस रिजल्ट को हम ए वेक्टर के साथ डील किए तो फाइनल कुछ रिजल्ट आया अपने पास। तो जो भी रिजल्ट आ रहा वो अगर हम उसको इस तरीके से करें, ए बी वेक्टर को पहले डील कर ले, फिर इसका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को सी के साथ डील करें, जो रिजल्ट आएगा तो इन दोनों केस में जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो इस वाले प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव बोल दिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि रिजल्टेंट जो है 2 वेक्टर का ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। अनइक्वल में कहने का मतलब एक मान लो 2 मीटर का है वेक्टर और एक है अपने पास 3 मीटर का। तो ये जो अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाला 2 वेक्टर है उसका रिजल्ट कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, अगर हमको 0 ले आना है, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 0 ले आना है तो उसको इक्वल होना पड़ेगा या फिर किसी पर्टिकुलर एंगल पे होना पड़ेगा। अगर अनइक्वल वेक्टर है तो वो कभी भी 0 रिजल्ट नहीं देगा। चौथा पॉइंट, अगर वेक्टर है अनइक्वल मैग्नीट्यूड का, ठीक है, और कोप्लेनर है, मतलब क्या हो गया, एक वेक्टर आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड 3 कोप्लेनर, मतलब अगर हमको 0 ले ही आना, जैसे इसमें क्या था कि 2 वेक्टर है अनइक्वल मैग्नीट्यूड का तो 0 नहीं आएगा, लेकिन मेरा कंडीशन है कि भाई हमको 0 ले ही आना है। तो 0 ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो कोप्लेनर वेक्टर होना चाहिए सबसे पहले तो, और कितना होना चाहिए, अनइक्वल मैग्नीट्यूड का 3 कोप्लेनर वेक्टर होना चाहिए। तो अगर अनइक्वल कंडीशन ये है कि हमको 0 ले आना है और अनइक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर हम तुमको दे रहे हैं, तो कैसा होना चाहिए वो, सबसे पहले तो 3 वेक्टर होना चाहिए और कैसा, कोप्लेनर होना चाहिए। तो अगर हमको रिजल्ट ले आना है तो 3 कोप्लेनर अनइक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर का ज़रूरत पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी था प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन का। अब जो पिछला हम लोग देखे थे उस पर एक दो क्वेश्चन देख लिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है अपने पास कि फाइंड फोर्स ऑन एम नॉट ड्यू टू अदर मासेस। तो ये तुम लोग क्लास 9th में पढ़ा होगा कि 2 ऑब्जेक्ट है अपने पास, जैसे मान लो एक मास ये है एक मास ये है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, तो Gm1m2/r²। वही चीज़ यहाँ इस्तेमाल होगा, लेकिन इस सिचुएशन में क्या दे रखा है कि हम लोगों को फोर्स निकालना इस एम नॉट पे, ये जो एम नॉट वाला मास है इस पे फोर्स निकालना बाकी तीनों के। तो इसका अगर हम एक रॉ डायग्राम बनाएं तो जैसे एक मास ये है जो ऊपर है अपने पास एम, और एक मास ये है जो है अपने पास एम नॉट, ठीक है। सेम यहाँ पे एक मास है और यहाँ पे एक मास है। तो अब देखो हमको ये पता है कि 2 मासेस एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, वो क्या होता है, F=Gm1m2/r²। ये फार्मूला होता है, अपने को मालूम है ये फार्मूला। तो अगर इन दोनों को हम देखेंगे तो इन दोनों में लगने वाला फोर्स कुछ इस तरीके से होगा, ये इसकी तरफ फोर्स लगा रहा है। सेम कहानी इन दोनों मासेस को देखेंगे तो ये कुछ ऐसा फोर्स लगाएगा एक दूसरे की तरफ, ठीक है। इन दोनों मासेस को देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ कुछ ऐसा फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स हम बनाए हैं यही तो है वेक्टर। अभी तक हम लोग क्या ऐसा कुछ एरो नहीं बनाए थे 9th में, लेकिन यहाँ पे ये जो एरो बना रहे यही है वेक्टर। मतलब एक तरह से फोर्स का हमको डायरेक्शन पता चल गया। अब हम क्या देखेंगे, तो इस एम नॉट पे हमको फोर्स निकालना है, बाकी सबसे हमको मतलब नहीं, हमको निकालना है फोर्स ऑन एम नॉट। अगर एम नॉट पे फोर्स निकालना है तो उस पर 3 फोर्सेस लग रहा है, एक इस एम से, एक इस एम से, एक इस एम से। मतलब अगर हम केवल इस एम नॉट को देखें, मतलब इस एम नॉट को हम केवल यहाँ पे ले आएँ तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है एक तो इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में। अब हम जानना चाह रहे हैं ये जो तीनों फोर्स है क्या, मतलब अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम तो क्या ऐसे लिख सकते हैं Gm1m0/r²। आर मतलब इन दोनों के बीच का दूरी हो सकता है। सिर्फ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी यही होगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी यही होगा कि नहीं, देख लो। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Gm1m2r²।
तो जी रहना ही है। एम, ये जो मास है एम, ये मास हो गया। एम नॉट, ये जो मास है। सेम कहानी तो हर तरफ है। मतलब अगर मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे हम फोर्स का, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हर बार यही आ रहा है। मतलब तीनों फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड यही है, लेकिन तीनों फोर्स के बीच में कुछ कुछ एंगल है। वो कुछ कुछ एंगल क्या है वो अब हम लोग देख लें। तो भाई ये एंगल के वजह से फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल जो इसके पास एंगल है, पेन का कलर ये ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना भाई? इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। ठीक है, ये कुछ अपने को एंगल मिल गया फोर्सेस के बीच में। फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये अपने पास। तो अब हम क्या करेंगे हम इन दोनों फोर्सेस को डील कर रहे हैं। इन दोनों फोर्सेस मतलब क्या हो गया कि अभी हम लोग देखें कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम है। और हम लोग कल ये देखे थे कि कोई भी वेक्टर, अगर दो वेक्टर है, दोनों आपस में थीटा 120 डिग्री पे है और दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट आ रहा था वो भी क्या आ रहा था? वेक्टर के बराबर आ रहा था। तो यहाँ पे वही हम बात कर लें, जैसे मान लो ये अपने पास एफ वेक्टर है, ये भी अपने पास एफ वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड अभी हम लोग देखें, मैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर 120 डिग्री एंगल पे रहता है तो रिजल्टेंट भी सेम ही आ जाता है। तो इसी केस में अगर हम रिजल्टेंट की बात करेंगे, मतलब जो आर बात करें, वो कितना आएगा? एफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कल कंडीशन देख रहे हैं, हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, सीधा कंडीशन अप्लाई करें। वैसे अगर सॉल्व करने की बात कर लें तो फॉर्मूला अपने पास क्या था रिजल्टेंट का? तो आर क्या था? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? ए इक्वल्स टू बी है। ठीक है, मतलब जो फोर्सेज हैं आपस में इक्वल है और जो थीटा है 120 डिग्री, ये कंडीशन। अगर ये कंडीशन इसमें हम रखेंगे तो जो आर का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा? कुल मिला के ए आ जाएगा। तो वही बात यहाँ कर रहे हैं कि जो आर है वो किसके बराबर आ जाएगा? फोर्स के बराबर, मतलब मैग्नीट्यूड बात करेंगे। रिजल्टेंट जो आ जाएगा फोर्स के मैग्नीट्यूड का। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ब्लैक से बना दे रहे हैं। तो इन दोनों को जब हम रिजॉल्व करेंगे, मतलब इस दोनों का जो फोर्स का नेट, मतलब इन दोनों केवल फोर्सेस को हम देख रहे हैं, अभी इसको नहीं देख रहे हैं। इन दोनों फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो यहाँ एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा। अब ये कैसे बीच में आएगा? तो ये हम tan थीटा से निकालेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा। लेकिन हम तुम लोगों को डायरेक्ट बता रहे कि जब 120 डिग्री पे रहता है तो एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो ये आ गया फोर्स और ये आ गया अपने पास रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट भी किसके बराबर है? इसी मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, तो जो यहाँ था, और f का वैल्यू कितना है अपने पास? f का वैल्यू है g, इसको यहाँ रख देते हैं m नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ये अपने पास f का वैल्यू। अगर r इज इक्वल्स टू f आ गया और इधर हम लोग देखेंगे तो इधर भी तो यही वैल्यू है कि नहीं? ये जो फोर्स है ये भी वही है और जो रिजल्टेंट आया वो भी यही है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। कहने का मतलब थीटा 180 डिग्री है। तो जब सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो जो नेट फोर्स हो जाएगा एफ नेट ऑन एम नॉट विल बी 0। समझ आएगा? तो मतलब इस कंडीशन में जो नेट फोर्स होगा एम नॉट को कितना हो जाएगा? यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स कहने वाला जो तीनों मासेस इस पर फोर्स लगाएंगे तो तीनों का रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जैसे देखो इसमें सॉल्व हम ना ज़्यादा नहीं किया, बस समझाने की कोशिश किए कि कैसे क्या रिजॉल्व करना है, कौन सा एंगल पे लेना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, क्या कंडीशन होगा। तो यही चीज़ वेक्टर को जब हम लोग डील करते हैं तो यही सब चीज़ों का ख्याल रख के सॉल्व करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, कुछ ये कह रहा है कि अपने पास कुछ ये दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी मैग्नीट्यूड। जैसे देखो लिखने का तो ये है वेक्टर बताए थे, ये है मैग्नीट्यूड। मतलब वेक्टर होता है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, साथ साथ डायरेक्शन होता है। तो ये लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पे जो दे रखा अपने को वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड दे रखा है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर? 1 के बराबर। तो अपने को फाइंड करना है एंगल किसके बीच में? ए और बी के बीच में, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में। तो देखो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और इस ये क्या है? मतलब दो वेक्टर का सम है, उसका रिजल्टेंट निकालना है। तो आर एक तरह से आर ही है, तो है आर का फॉर्मूला क्या होता था? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो ये एक तरह से आर ही तो है, क्योंकि दो वेक्टर को सम करना, उसका मैग्नीट्यूड लिखना, तो मैग्नीट्यूड यही तो आता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे मैग्नीट्यूड में? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ बचेगा माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा तो 4ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर कॉस थीटा 0 आ गया तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। कहने का मतलब दोनों वेक्टर के बीच में कितना का एंगल आ गया, 90 डिग्री। ये भी आसान था। तो वही देखना है, समझना है कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक जो अपने को पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं, तब तक इसको साफ कर लें। अब हम लोग देख लें मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर। मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी रियल नंबर से, क्या मिलेगा वही देखना अपने को। तो इस बात क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, कोई वेक्टर ए वेक्टर है उसको हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, एन ए। एन ए कहने का क्या मतलब हो गया, अब वो देख लो, इट्स मैग्नीट्यूड इज एन टाइम्स ए वेक्टर। ये सब कहानी हो गया, कहानी थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा। अब जैसे देखो, कहने का मतलब है कि एन कोई नंबर है, एन मतलब हम जिसको बोलते हैं 2, कोई रियल नंबर है। पेन ये हो गया अपना कोई 2, कोई रियल नंबर, और कोई वेक्टर है। वेक्टर कहने का मतलब मान लो हम ले लिए 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है, और ये हो गया अपने पास रियल नंबर। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्टेंट आ जाएगा अपने पास 2 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये मल्टीप्लाई होके एन ए आ गया। अभी हम ये कर देते -2 से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस में आ जाता। वही बात यहाँ पे हो रहा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा, जैसे मान लो अपने पास कोई मास दे रखा 5 kg का और एक्सेलरेशन दे रखा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मास 5 kg, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास जो है 5 kg वो स्केलर क्वांटिटी है, या फिर उसको रियल नंबर बोल दिए, और जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फार्मूला तुम लोग को मालूम है, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास रिजल्टेंट क्या आ गया, 50। मतलब दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया अपने पास 50 न्यूटन का रिजल्टेंट। यही बात कर रहा है कि जब कभी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो उतना टाइम्स हो जाएगा। अब इसके बाद है अपने पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर को रिजॉल्व करना। रिजॉल्व कैसे करना वो देख लो। जो प्रोसेस है किसी वेक्टर को तोड़ने का, स्प्लिटिंग वेक्टर ऑफ वेक्टर इनटू मोर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे कोई एक वेक्टर दे रखा है जिसको हम बोलते हैं ए वेक्टर, ये अपने पास ए वेक्टर दिया हुआ। इस ए वेक्टर को 2 कंपोनेंट में हम तोड़ रहे हैं, तो वो 2 कंपोनेंट क्या होगा। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि वेक्टर किस काम आता है। तो जो वेक्टर है, वेक्टर से हम क्या करते हैं, किसी मतलब कोई ऐसा वेक्टर जो प्लेन में है तो उसको हम 2, जैसे बात ये हुआ था 2D मोशन। 2D मोशन अगर कुछ था अपने पास, पेन ले लेते हैं, इसको हम लोग कह रहे थे 2D मोशन। अगर हम लोग कह रहे थे तो 2D मोशन में क्या देख रहे थे हम लोग कि इसको हम लोग तोड़ देंगे 1D मोशन में, ये बात किए थे। अगर 3D मोशन है तो इसको हम क्या करेंगे 1D मोशन में। वही बात यहाँ हो रहा है। जैसे ये जो वेक्टर है, मान लो अगर ये 2D मोशन को बता रहा है तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे। एक हो जाएगा x कंपोनेंट, एक हो जाएगा अपने पास y कंपोनेंट। तो एक हो गया x की तरफ जिसको हम लोग बोल देंगे कंपोनेंट ऑफ a अलोंग x एक्सिस, और एक हो जाएगा उसी वेक्टर को हम जब तोड़ेंगे दूसरे कोऑर्डिनेट के अलोंग, जिसको बोलेंगे ए वाई, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस। तो एक वेक्टर को हम 2 पार्ट में तोड़ दिए। तो ये जो तोड़ने वाला काम हुआ इसी को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब इसको तोड़ते क्या है, जैसे मान लो ये वेक्टर, इसको हम तोड़े हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसको हम तोड़े हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये अभी आगे डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले जान लिया जाए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर तो हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। लेकिन यहाँ बात हो रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। तो जैसे मान लो अपने पास 3 कोऑर्डिनेट है, जैसे ये हो गया अपने पास कुछ एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, ये हो गया। अब कह रहा है कि जो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एक्सिस। तो जो यूनिट वेक्टर होता है ये तो मालूम है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसके पास केवल डायरेक्शन होता है, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर किसके अलोंग बात करना है अपने को, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग बात करना है। तो जो भी यूनिट वेक्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग जो होता है उसको एक पर्टिकुलर तरीके से डिनोट किया जाता है। तो उसको आई, जे और के से लिखा जाता है। मतलब अगर आई कैप लिखा हुआ है तो आई कैप क्या बताता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। जे कैप लिखा हुआ है तो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। के कैप लिखा हुआ है जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1।
तो आगे वही बात कर रहे हैं कि जो आई जे के है, आई जे के वो वेक्टर है, लेकिन आई जे के कैप का केवल मैग्नीट्यूड अगर बात कर लेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और ये तीनों आपस में कैसा होता है, तो आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, जो यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रायड बोलते हैं, ठीक है। इसको बेस वेक्टर भी बोला जाता है। तो इतना तो समझ आ गया होगा कहानी से, कहानी ये सब। तो एक्स वाई जेड एक्सिस है। अब मान लो यहाँ पे यूनिट करने मतलब मैग्नीट्यूड अगर 1 वाला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये आई जे के कैप कहलाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे कि यहाँ क्या था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को रिजॉल्व करना क्या था, वेक्टर जैसे ए वेक्टर था उसको रिजॉल्व करते ए एक्स और ए वाई में। तो इसी चीज़ को अब देखा जाएगा कि भाई मैग्नीट्यूड कितना आता है, कैसे लिखा जाता है, उसी चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और वो चीज़ है अपना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। तो अगला टॉपिक है अपना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। इसमें क्या है कि कोई एक वेक्टर रहेगा अपने पास, तो कह रहा है इसमें क्या, पहले ये देख लीजिए, व्हेन अ वेक्टर इन अ प्लेन स्प्लिट इनटू 2 कंपोनेंट। जो भी हम लोग थोड़ी देर पहले किए थे ना, ए वेक्टर था उसको ए एक्स और ए वाई में तोड़ रहे थे, और ये दोनों वेक्टर आपस में कैसा रहता है, दोनों वेक्टर आपस में राइट एंगल रहता है। देख लो, अब तुम लोगों को एक बार और देख लो यहाँ पे, ये जो ए वेक्टर था इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ा गया, ए एक्स और ए वाई, और ये दोनों आपस में कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा। तो यही बात यहाँ पे हो गया। तो बोल रहा है कि जो कंपोनेंट वेक्टर है उसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मतलब ये जो ए एक्स और ए वाई जो लिखे हम लोग, ए एक्स और ए वाई, इसको ही बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब इसको सॉल्व किया जाए, भाई बहुत देर हो गया, डेरिवेशन वगैरह हम लोग अभी नहीं देखे हैं, तो डिराइव किया जाए कि कैसे क्या होता है, कैसे हम लोग क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको देख लिया जाए। तो ये जैसे मान लो एक कोऑर्डिनेट ले लिया हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर ले लें। यूनिट वेक्टर लेने से पहले हम केवल वेक्टर ले लें, ठीक है। जैसे इसका पेन का कलर चेंज करके ये ले लेते हैं और यहाँ पे एक वेक्टर बना देते हैं। ये हो गया अपने पास ए वेक्टर। सेंटर से थोड़ा सा मामला गड़बड़ है दया, ये हो गया ओरिजिन से ए वेक्टर, ठीक है। ये ओरिजिन से निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए वेक्टर बोलते हैं। ये अपने पास ए वेक्टर। अब जो इसका कंपोनेंट है, ठीक है, ये ओ से ओरिजिन से निकल रहा है, वो बोलते हैं। इसका जो कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा ए एक्सिस के अलोंग, एक होगा वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसको अब 2 अलग अलग पेन से लिख देते हैं। जैसे ये हो गया, हाँ। तो मान लो इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, थोड़ा सा मामला गड़बड़ है दया, चलो इसको हटाते हैं, फिर से बनाते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है दया, ऐसे कैसे चलेगा, हाँ चल गया, ठीक है। एक येलो वाला बना दिए और एक ये बना देते हैं, ऑरेंज कलर में बना देते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया। एक कंपोनेंट हम इधर कुछ ऐसा बना दें वाई एक्सिस के अलावा। थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाए भाई मेरे, ए भाई, ए भाई, ए भाई, तुम इडियट हो, तुम गधे हो, अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है, वही वाला बात हो रहा है यहाँ पे। ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा बस, हाँ। तो जैसे ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया। और जैसे मान लो जैसे हम एक्स एक्सिस बनाए हैं तो इस पर नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 करके होता है, 1 2 3 4। तो 1 जो है, 1 का जो गैप है उसी को यूनिट बोलते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो ये जो है वेक्टर अपने पास, ये वेक्टर को हम क्या बोल देंगे, तो इस वेक्टर को बोल देंगे हम ए एक्स। और ए एक्स लिखने का मतलब है केवल मैग्नीट्यूड। अगर इसके साथ आई कैप लगा दिए तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग बता रहा है, ठीक है। सेम इधर बात करेंगे तो ये क्या होगा, ए वाई जे कैप। तो ए वाई मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का और जे डायरेक्शन है। तो इस वेक्टर को हम 2 पार्ट में तोड़ दिए, इस वेक्टर को 2 पार्ट में तोड़ दिए, 2 कंपोनेंट में तोड़ दिए, और दोनों आपस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो एक है वाई एक्स एक्सिस के अलोंग जिसको बोलेंगे ए एक्स आई, और एक है वाई एक्सिस के अलोंग जिसको बोलेंगे ए वाई जे। तो यहाँ पे अब कहानी थोड़ा सा लिख देते हैं कि क्या लिख देते हैं, पेन का कलर ले लेते हैं। ये कह रहा है कि आई और जे क्या है, यूनिट वेक्टर है। और मान लो यहाँ से अगर हम इसको बनाना चाहें, फिगर कंप्लीट करना चाहें, तो यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। इसको थोड़ा सा, हाँ ये कुछ हो गया। और एक ले लेते हैं इस तरफ, ठीक है, ये कुछ हो गया।
नामकरण थोड़ा सा कर दें, नामकरण में भी पेन यही ले लेते हैं। तो यहाँ मान लो ओ कर दिए हैं, एल एम एन कर देते हैं, यहाँ एल, यहाँ एम, और इस पॉइंट को एन बोल देते हैं। ठीक है, नामकरण भी हो गया। अब हम लोग क्या बात कर लेंगे, तो जैसे बात कर लेते थोड़ा सा इसमें जो जानकारी है अपने पास। आई जे क्या है, यूनिट वेक्टर इतना पता है तुम लोगों को किसके अलॉन्ग है, एक है ओ एक्स के अलॉन्ग, एक है वाई ओ वाई के अलॉन्ग। तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई ऐसा बहुत नहीं है। तो ए वेक्टर जो है यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं वीनो करके, वीनो। ए वेक्टर जो है उसको हम लिखेंगे ए एक्स आई कैप, ये ठीक है। और ये किसके लिए, ए एक्स वाला कॉम वेक्टर के बारे में बात हो रहा है। वैसे अगर ए वेक्टर वाई वाले के बारे में बात करेंगे तो ए वाई जे कैप होगा, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब ये जो वेक्टर इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ये होगा। अब ये जो ए वेक्टर है अपने पास, ये जो ए वेक्टर है वो कहीं ना कहीं इन दोनों ही से तो बना है, ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर से। या फिर हम ऐसा बोल दें ए एक्स और ए वाई से ए बना है, या फिर हम ये बोल दें कि ए को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ए एक्स और ए वाई मिलेगा। तो वही बात यहाँ पे हो गया। अब ए एक्स वेक्टर जो है इसको अगर हम लिखने जाएँ तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये एरो था मतलब वेक्टर बता रहा था। अब इसको हम दो कंपोनेंट में लिख दिया, वेक्टर और मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो है अपने पास, ये जो वेक्टर गिवन था इसका हम एंगल यहाँ से देखेंगे तो कितना बन रहा होगा, थीटा। ठीक है, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हम एक्स एक्सिस से ले रहे ताकि सॉल्व करने में आसान हो। अब देखो ट्राइंगल ओ ए एम ट्राइंगल को कंसिडर करना है अपने को। ठीक, तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम लोग, फिगर याद रखना है। तो हम बात कर ले यहाँ पे लेट करके लिख देते हैं, पेन का कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं, ये ले लेते हैं लेट। तो लेट कर लिए एंगल एम ओ एन, कितना लेट कर लिए, थीटा। अगर ये थीटा हो गया और जो एम एन वाला पार्टी है वो बता दो हमको, और जो ओ एल एल एन वाला पार्टी है, इन दोनों के बारे में बात करें, एम एन और एल एन वाला पार्टी, ये कितना होगा, मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो एम एन जो है इसके बराबर होगा, और इसका बराबर कहने का मतलब कहीं ना कहीं ए वाई हो गया। वही एल एन जो है कि इसके बराबर होगा, इसका बराबर कहने का मतलब ए एक्स होगा। केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अब यहीं से अगर हम लोग बात कर ले ट्राइंगल फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम एन, ये जो ट्राइंगल बन रहा है अपने पास ओ एम एन, इसमें देखा जाएगा और इसमें से निकाला जाए कॉस थीटा, क्या निकलेगा, बेस और हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, ए एक्स, हाइपोटेनस है ए। इसी तरीके से अगर साइन थीटा निकाल लें, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, ए वाई है, और हाइपोटेनस कितना है, ए है। ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड लिखा। अगर यहाँ से ए एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, क्यों निकाल रहे हैं एक्स का वैल्यू, यहाँ रखने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ से ए एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, मतलब जो अपने पास ए वेक्टर है उसका अगर हमको, जैसे ए वेक्टर जो था इसको हम दो पार्ट में तोड़ें, एक है ए वेक्टर एक्स, एक है ए वेक्टर वाई। ये जो ए एक्स वेक्टर है इसको हम लिख रहे हैं ए एक्स आई कैप, और इसको लिख रहे हैं ए वाई जे कैप। अब ये जो ए एक्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, मतलब ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात होगा तो मैग्नीट्यूड ये हो गया, साथ में हो गया आई कैप। और यहाँ पे ए जे कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा, और मैग्नेट डायरेक्शन में हो जाएगा जे कैप। जैसे यहीं से देख लिया जाए, यहाँ से क्या पता चलेगा, ए वाई का वैल्यू क्या आने लगेगा, ए साइन थीटा आने लगेगा। समझ आए बात। तो ए एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ए एक्स का वैल्यू आ गया ए कॉस थीटा, ए वाई का वैल्यू कितना आ गया, वो आ गया ए साइन थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और नीचे चलें। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लें कि जो ट्राइंगल था ओ एम एन, अगर उसमें से अपने को, जैसे फिर से चलते हैं, ये जो ट्राइंगल है अपने पास ओ एम एन, इसमें अगर ओ ए का वैल्यू निकाला जाए, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास, तो ओ एन जो है हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर और साथ में बेस, यही होगा। ओ एम कितना था, तो ओ एम है अपने पास, ओ एम ये वाला लाइन था, और ये वाला लाइन था अपने पास ए एक्स प्लस ये है अपने पास ए वाई, और साथ में स्क्वायर, और ये है अपने पास ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ए एक्स का वैल्यू अभी हम लोग निकाले, ए एक्स का वैल्यू क्या था, तो ए एक्स का वैल्यू था ए कॉस थीटा, और ये था ए साइन थीटा। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे हम लोग, एक तरीका बता रहे हैं, ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो LHS RHS दोनों इक्वल आ गया क्या, मतलब जो भी प्रोसेस कर रहे हैं हम वो सही है। अब यहाँ से एक और कहाँ निकल सकते हैं, ये वाला, जैसे देखो यहाँ से अगर निकालने जाएंगे तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। कहने का मतलब जो ए वेक्टर है अपने पास, इसका अगर हमको केवल मैग्नीट्यूड, इसमें क्या क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। अगर इसका केवल मैग्नीट्यूड हमको निकालना है और दो कंपोनेंट दे रखा है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट कर सकते हैं AX स्क्वायर का प्लस A स्क्वायर Y का। ये भी अगर हम कर देंगे तो मैग्नीट्यूड निकल आएगा। और अगर डायरेक्शन निकालना है तब कैसे निकलेगा, तो डायरेक्शन निकलेगा tan थीटा से। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर AY, बेस है अपने पास AX। तो अगर अपने को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दे रखा है, मतलब x और y रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर दे रखा है तो हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। वो रिजल्टेंट ये हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड के लिए ये फार्मूला हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। और ये डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हैं, ये थीटा लिखे हम लोग डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जितना अभी हम लोग देखें हैं ये सब चीज़ समझ आया होगा। बहुत जैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि हम कैसे डील कर रहे हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, कैसे निकालना, ये ज़रूरी है जानना। अब इसी चीज़ को हम लोग 3D में बात करते हैं। अभी तक तो हम लोग केवल x और y मतलब 2D में बात करते हैं। अब इसी चीज़ को 3D में लेकर चलते हैं। 3D करने का मतलब फॉर 3D में 3 कंपोनेंट आ जाएगा। अब जैसे मान लो a वेक्टर है, इस a वेक्टर को हम ax लिखेंगे, ay लिखेंगे, और साथ में क्या लिखेंगे, az लिखेंगे। ax के साथ क्या आएगा, i कैप आएगा, ay के साथ j कैप आएगा, az के साथ k कैप आएगा। ये आ गया 3D में। और अगर हम लोग यहाँ पे जो x का वैल्यू निकाल रहे थे a cos थीटा, ay का वैल्यू निकाल रहे थे a sin थीटा, वैसे अगर निकालने जाएंगे तो जो ax का वैल्यू यहाँ पे आएगा, ay का वैल्यू यहाँ पे आएगा, az का वैल्यू आएगा, उसको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। डायरेक्ट क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a cos अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, एंगल हो जाएगा। ये क्या आएगा, a cos बीटा, और ये क्या आएगा, a cos गामा। क्योंकि जब हम 3D में जाएंगे, जैसे मान लो ये जब हम डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 3 एंगल बनेगा, अल्फ़ा बीटा गामा। तो इस वजह से एंगल भी जो आएगा अपने पास अल्फ़ा बीटा गामा आएगा। और ax जो है x एक्सिस के अलावा हो जाएगा, ay जो है y एक्सिस के अलावा हो जाएगा, az जो है z एक्सिस के अलावा हो जाएगा। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये तो हम भाई वैल्यू बताए हैं, मैं इसका सॉल्व करके अगर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, तो जैसे अभी निकाले थे हम लोग ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकल आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आएगा। आप देखो, अब हम लोग डिराइव नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला चीज़ को इस्तेमाल करके सॉल्व कर रहे हैं। अब एक और तरीका हो सकता है जिसको हम लोग बोलेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्या है अब, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे अपने को 2 वेक्टर है, a वेक्टर है, सिलेक्ट कर लेते हैं, और बी वेक्टर। पेन का कलर पहले चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर ले लेते हैं, लाइट ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट ए वेक्टर है अपने पास, वो क्या हो जाएगा, तो ax i कैप और ay j कैप। एंड बी वेक्टर है अपने पास जिसको हम बोलेंगे bx i कैप प्लस by j कैप। ठीक है, ये होगा। अब हमको इसका रिजल्ट निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या बोलते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं ना, मतलब दोनों वेक्टर का ऐड करके सम निकालना। तो यही तो लिखते हैं हम लोग, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, तो ax i कैप है प्लस ay j कैप है, ये है अपने पास bx i कैप by j कैप। परिवार मिलन कर लें, मतलब i कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में बचेगा ax प्लस bx i कैप, और एक बचेगा ay प्लस by j कैप। ठीक है, अब ये जो ax प्लस bx है ये रिजल्टेंट है x एक्सिस का, और ay प्लस by है ये रिजल्टेंट है y एक्सिस का। कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर कोई अपने को रिजल्ट निकालना है जिसमें 2 वेक्टर दे रखा है, अभी हम तोड़े नहीं हैं, 2 वेक्टर दे रखा है अपने को, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है। अब 2 वेक्टर का रिजल्ट करके सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो दोनों वेक्टर को तोड़ दे रहे हैं, जैसे ये एक वेक्टर ये है, बी वेक्टर है, अगर इसको भी हम तोड़ दे रहे हैं, ए वेक्टर को भी और बी वेक्टर को भी हम तोड़ पा रहे हैं, तो तोड़ने के बाद जो आई एक्सिस के अलाउंग है, आई मतलब एक्स एक्सिस के अलाउंग जो आई कैप है, उन दोनों का सम हो जाएगा एक्स वाला, और वाई एक्सिस के अलाउंग जो जे कैप वाला है वो हो जाएगा अपने वाई एक्सिस वाला। अब मान लो इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो वो कैसे निकलेगा, आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई। समझ आ रहा बात। तो इस तरीके से अब हम लोग वेक्टर को ऐड भी कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को 3D में लिख दें तो आई जे क्या पा जाएगा, जैसे मान लो इसको 3D के लिए बात कर लें, 3D के लिए क्या हो जाएगा, आर वेक्टर है तो